तक पढ़ाया था मैंने? एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी बता दिया था ना। नेक्स्ट लिखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन लिखो। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, number of revolutions of an electron, number of revolutions of an electron per second, per second, per second or per unit time, number of revolutions of an electron per second or per unit time, per second or per unit time। बच्चों एक बार मुझे रेडियस का फॉर्मूला बता दो उस फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में, 0.529 से जस्ट ऊपर वाला। एक मिनट, हाँ क्या? एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। और वेलोसिटी का बता दो, 2 के ई स्क्वायर पाई बाय जेड अपॉन एन, ठीक है। अब उस तीसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितना, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, यही फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड और पर यूनिट टाइम। आप एक बात सोचो, एक सेकंड में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चक्कर लगाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मान लो इलेक्ट्रॉन किसी सेल में घूम रहा है, ठीक है। किसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? 2 पाई आर। ये बात समझ में आती है? मान लो उसकी स्पीड उस सेल में v है, v का मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चला। मान लो वो चल रहा है 15 मीटर एक सेकंड में, और 2 पाई आर की वैल्यू 3 मीटर आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड और पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर घूम पाएगा? 15 है, इसका मतलब एक ही को कंप्लीट, एक सर्कल को कंप्लीट करने में 3 मीटर चला, तो कितने सर्कल कंप्लीट कर लेगा एक सेकंड में? 5। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला v अपॉन 2 पाई आर। v क्या है? मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना मीटर चला। 2 पाई आर क्या है? एक सर्कल को चलने में कितना डिस्टेंस कवर करना है। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो डेट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर। और v अपॉन 2 पाई आर की अगर हम बात करेंगे तो v का वैल्यू रखो 2k ई स्क्वायर पाई अपॉन में h और z अपॉन n, डेट इज ये क्या आ गया? v अपॉन में 2 पाई r। r का बताओ जरा, h स्क्वायर अपॉन में k ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, और ये क्या आएगा बच्चों? n स्क्वायर अपॉन z। तो फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर ई की पावर 4 और बोलो पाई क्यूब, यही आएगा ना, m अपॉन में 2 पाई एच स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ रहा है?
एच क्यूब, ये एच क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पर इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, बस हम ये याद रखेंगे ये कितना आ रहा है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आया। इसी तरीके से एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम required to complete, time required to complete one revolution। बोलो यार। तो एक बात बताओ, एक सेकंड में मान लो 10 चक्कर लगाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा, 1/10। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा, 1/f। तो मैं टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ये कहानी बन जाएगी। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। ये दोनों प्रोपोर्शनल, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, लिख लें। चलें क्या, लिखे होगा। नेक्स्ट, अब देखो जरा, हटा दूं ना ये बच्चों। जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर स्पीड भी है, स्पीड भी है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12 mv²। तो बच्चों
एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर क्या आया था, बताओ जरा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या लिखेंगे? बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या लिखेंगे? हाँ बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या लिखेंगे? कुछ बताया था मैंने? हाँ बताओ तुम। ये तो तुम देख के बोल रहे हो। मैंने 2 इक्वेशन घर पे नहीं पढ़ते तुम? कल कितने घंटे पढ़े तुम? आधे घंटे तो सर मैं पढ़ा था, 2 घंटे पढ़ा था, तो तुम्हें ये नहीं आया पढ़ने में? तुम बोलते हो ना वो आया नहीं था। हाँ, कौन सी फोर्स बोलते हैं इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसको ये नहीं पता इसके बराबर क्या लिखा था मैंने? कौन सी फोर्स ये प्रोवाइड करती है, ये वाली फोर्स? कौन सा अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है? तो उसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने? के ई स्क्वायर जेड अपॉन, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। इस संडे को पेपर है ना, ये आ जाएगा। दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ, बोलो यही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो यही आ गया हमारे पास, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण आएगी, समझाया था ये मैंने। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन पे होगा, जिस पोजीशन पे और दो के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम। ये बताया था मैंने जब क्लोजेस्ट अप्रोच वाला फैक्टर बताया था। और इसकी वैल्यू जब अपोजिट चार्ज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? आर स्क्वायर। माइनस कब आता है और पॉजिटिव कब आता है? ऐसे हर चीज पता होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आप एक बात को समझो, यहां मैं, चलो ठीक है, आप एक बात को समझो, यहां ये काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में डायरेक्ट वी की वैल्यू रख सकता था ना, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में है इसलिए चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैं इसी फॉर्म में निकालूंगा, इसलिए मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में रखा है। ये बात समझ में आया? जैसे कोई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियस तो वहीं रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की मिला के होती है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, ओवरऑल एटम ही कह सकता हूं, बराबर क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा, क्या आया है हमारे पास? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर ये हमारे पास माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r दैट इज टोटल एनर्जी। बोलो आ रहा है समझ सभी को? बच्चों एक बात और समझो, यहां अगर मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस का टोटल एनर्जी। बोलो
माइनस लगा दो, यही आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। बोलो, टोटल एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है आपस में, देखो जरा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ है यहां पर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ये बात समझ में आया? तो इसको ज्यादा अच्छा ही है, ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आया? तो ये 3 रिलेशंस मैंने क्यों लिखे, क्योंकि काम आने वाले हैं। बात समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन माइनस में लगा के होता है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का 2 इंटू टोटल एनर्जी, और ये बात समझ में आया? तो ये रिलेशन मेरे काम आएंगे, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ये रिलेशन हमको याद रहनी चाहिए तीनों के तीनों। ये बात समझ में आया? अब यहां पर टोटल एनर्जी कितना आया है हमारे पास, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। r का वैल्यू बोलो जरा फिर से, वही वाला 0.529 के ऊपर वाला 2r h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। ठीक है, तो अपॉन में m इंटू में n स्क्वायर अपॉन z। तो बच्चों ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का k, ठीक है, स्क्वायर e की पावर 4, और ये माइनस का k e स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2k स्क्वायर e की पावर 4, और बोलो जरा e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, और ये आ रहा है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बच्चों ये सारी वैल्यूज अगर हम रख देंगे तो यहां पर ये एनर्जी, टोटल एनर्जी इज E माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम की एनर्जी ये निकल के आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही z और n रखते जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, उसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी कितनी होगी निकाल देंगे, सेकंड सेल में घूम रहा है एनर्जी कितनी होगी निकाल देंगे, थर्ड सेल में घूम रहा है एनर्जी कितनी होगी निकाल देंगे, फोर्थ सेल में घूम रहा है एनर्जी कितनी होगी निकाल देंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर सकता हूँ, जानते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो E बराबर, इसको पुट कर दो, इसको अगर मैं पुट कर दूंगा तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितना जूल पर एटम, ठीक है ना? तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ये एनर्जी आ जाएगी हमारी जूल में, और ये एनर्जी आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? बात समझ गए आप? तो ये हमारा टोटल एनर्जी, सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब आप एक बात सोचो, जेड फिक्स कर दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, जेड इक्वल टू 1 है, एन 1 रखेंगे तो माइनस का 13.6 आएगा, एन 2 रखेंगे तो माइनस का 3.4 आएगा। माइनस का 13.6 माइनस के 3.4 में कौन बड़ा है? माइनस का 13.6 नहीं, हाँ 3.4। तो n इक्वल टू 3 जाएंगे तो माइनस का 1.51 आएगा, n इक्वल टू 4 जाएंगे तो माइनस का 0.85, मुझे पता है इसलिए मैं बताता जा रहा हूं, तो माइनस का 0.85 आएगा। तो एक्चुअल में न्यूक्लियस से जितना दूर वाले सेल की तरफ जाते जा रहे हैं उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में आया? n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, समझ गए? तो सबसे दूर, न्यूक्लियस से सबसे दूर चला जाएगा तो 0 हो जाएगी।
क्लियर है क्या कहा मैंने? लिखें ये चले क्या?
लिख लिया, चलें। अब देखो इधर, हाँ नहीं लिखा है क्या? अब ये जो 5 फॉर्मूले मैंने डेराइव किए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूं तो सबको पता होना चाहिए। रेडियस 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड कौन सी यूनिट में आता है? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला डेराइव किया था वेलोसिटी का, बताओ जरा यूनिट, पक्का? 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, कौन सा यूनिट था? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तीसरा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। टोटल एनर्जी बोलो, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास निकल के आए थे फॉर्मूले। दूसरे फॉर्मूले ये दिमाग में रहने चाहिए, ये 3। बात समझ में आया ना? तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चले आगे। देखो अब लिख लिया ना? देखो अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम when electron present in corresponding cell, corresponding cell, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो फर्स्ट सेल में होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे सेल की एनर्जी माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये निकल के आता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। थर्ड सेल में अगर होगा, ये टोटल एनर्जी की बात चल रही है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी तरीके से माइनस का 13.6 4 स्क्वायर, बोलो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यही इनफाइनाइट सेल पर प्रेजेंट होगा तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आया? अब जैसे मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम, मान लो इलेक्ट्रॉन को 1 से सेकंड पर जाना है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पर जाना है। कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पर जाना है तो कितना एनर्जी का फोटोन लेना पड़ेगा? तो E2 माइनस E1। बात समझ में आ रही है? तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3.4। ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को 2 से 3 पर जाना है। 2 से अगर 3 पर जाना होगा तो डेल्टा E बराबर कितना आ जाएगा? E3 माइनस E2 कितना हो रहा है ये? माइनस का 1.51 माइनस का 3.4 कितना आ रहा है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को 3 से 4 पर जाना है तो डेल्टा E बराबर E4
माइनस E3, बोलो जरा, माइनस का 0.85 माइनस में ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? इसका मतलब जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का मतलब मैंने बताया था जहां जहां बोहर्स मॉडल ये हम जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेबल होगा, तो उनके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे जैसे n बढ़ेगा डिफरेंस इन एनर्जी घटेगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, सेकंड और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ में और कम हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में और डिक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ में आया? समझ गए आप क्या कहा मैंने? लिखें ये, इसमें एक लाइन भी लिख सकते हैं, एज n increases energy difference between consecutive cell decreases। ये लाइन से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जल्दी से लिखें। ब्लॉक वॉक है इसमें कुछ? हाँ चलो ये लिख लिया था ना, किस पे? लिखो लिखो, कराता हूँ मैं सही।